बाबूलाल वर्सेस भवानी 1912 के केस में ये हल किया गया कि जो डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की दी हुई है, वही डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे भी एप्लीकेबल होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बताया, जो जनरल क्लॉजेस एक्ट में सेक्शन 3 के क्लॉज 26 में डेफिनेशन दी गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वही डेफिनेशन टीपी एक्ट में भी एप्लीकेबल होती है। ऑल्दो टीपी एक्ट में भी डेफिनेशन दी गई है, कहाँ दी गई है? सेक्शन 3 में। ये सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन करता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, तो यानी एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ नहीं है, इंटरप्रेट किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। और किन शब्दों के साथ किया गया है? बताया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तीन चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ये चीज ये ऐसे करके इंटरप्रेट किया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी को। यानी कि ये जो डिफाइन किया गया, इंटरप्रेट किया गया, अगर मैं बोलूं डेफिनेशन नहीं है टीपी एक्ट में, इंटरप्रिटेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की इंटरप्रिटेशन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है, वो एग्जॉस्टिव नहीं है, कॉम्प्रहेंसिव नहीं है। उसको पढ़ने के लिए हमें जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के सेक्शन 3 की क्लॉज 26 की डेफिनेशन पढ़नी होगी। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कि सेक्शन 2 की क्लॉज 6, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 की सेक्शन 3 के क्लॉज 26 की डेफिनेशन से। डेफिनेशन में बताया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें क्या आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। अब देखिए, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है वो बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, और जनरल क्लॉजेस एक्ट में बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। यानी कि ये डेफिनेशन टीपी एक्ट में कैसी है? नेगेटिव है, और जो डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में है वो पॉजिटिव डेफिनेशन है। ठीक है, वो बताता है कि क्या होती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में बताया गया है कि क्या नहीं होती है। तो क्या बोल रहे हैं, क्या होता है जनरल क्लॉजेस एक्ट में? सेक्शन 3 के क्लॉज 26 में बताया गया सबसे पहली चीज लैंड। क्या आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आता है। अब लैंड का क्या मतलब होता है? हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा। लैंड का मतलब सिर्फ अपर सरफेस नहीं है, लैंड का मतलब हर एक लेयर से है जो अर्थ की होती है। हमें पता है अर्थ की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो डिफरेंट लेयर्स में जो जो चीजें इंक्लूड होती हैं वो सब चीजें लैंड का पार्ट होती हैं। जैसे कि मिनरल्स, तो मिनरल्स क्या होते हैं? वो लैंड का पार्ट हुए, तो इसीलिए उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला गया। अभी देखिए, जो जनरली हम समझ के आते हैं, बचपन से सुना होता है इमूवेबल मीन जिसको हम मूव नहीं करा सकते, और मूवेबल का मतलब जिसको हम मूव करा सकते हैं। तो उस कंसेप्ट को आपको दिमाग से निकालना होगा अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन को समझना है। तो अब आप लॉ में आ गए, तो डेफिनेशन समझने के लिए आपको वो इमूवेबल चल अचल संपत्ति वाली वो वाली डेफिनेशन भूल के ये डेफिनेशन समझनी होगी, क्योंकि अभी मैंने बोला लैंड के अंदर आते हैं मिनरल्स, तो मिनरल्स को इमूवेबल प्रॉपर्टी में मान लिया गया। अब आप बोलेंगे मिनरल्स को हम एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पर जा सकते हैं, बट वो लैंड से रिलेटेड है और लैंड का बेनिफिट है, इसीलिए उनको बोला गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरी बात सुनिए, लैंड से भी इंक्लूडेड है, लैंड के लोअर सरफेस में आते हैं, इनसाइड द लैंड है, अर्थ के क्रस्ट में आते हैं, सब जो भी चीजें मिलती है मिनरल्स हैं, और वो सब चीजें क्या है? बेनिफिट्स हैं आउट ऑफ लैंड। तो दोनों ही चीजें, लैंड और बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ये दोनों चीजें आ जाती हैं किसमें? इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो पहले लैंड आपको बताया, जो हर एक अर्थ की हर एक सरफेस में, हर लेयर में जो भी चीज इंक्लूड होती है वो सब लैंड में क्या बनती है? पार्ट बनती है, और वो क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास क्या बात आती है कि जो भी इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जैसे वेल्स, कुएं होते हैं, कैनाल, नहरें होती हैं, रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वो भी सारे क्या होते हैं? लैंड से रिलेटेड होते हैं, लैंड में अटैच्ड होते हैं, इसी लैंड के थ्रू ही निकलते हैं, तो इसीलिए उनको भी क्या बोला गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लैंड में क्या आया? जितने भी लेयर्स हैं लैंड की, सरफेस, अपर सरफेस नहीं, हर एक सरफेस, हर एक लेयर अर्थ की लैंड में आएगी, और लैंड का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाएगी। फिर दूसरी तरफ बोल रहे हैं बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। सिर्फ लैंड ही नहीं, उनसे रिलेटेड, उनसे बेनिफिट होने, जितने भी बेनिफिट हो रहे हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। लैंड और बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड दोनों ही चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब ये बेनिफिट से क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बोला वेल्स, कुएं, रिवर्स, पॉन्ड्स, कैनाल्स, ये सारी चीजें क्या होती है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंड से रिलेटेड और लैंड का बेनिफिट है, जो हम लोगों के लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए
है। तो क्या हुए, वो सब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या हुआ, पार्ट हुआ। अब जनरल क्लोजेस एक्ट में 3 चीजें बताई हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड पार्ट से डील करती हैं। वो 3 चीजें क्या है, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स फास्टेन टू थिंग्स एम्बेडेड फॉर इट्स परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। अभी हम इन 3 चीजों को समझेंगे। सबसे पहले थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। देखिए, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ का मतलब समझने से पहले मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करा दूं, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड का क्या मतलब है। इस चीज से, इस शब्द से आप बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे, प्रॉफिट अ प्रेंडरेट। नो, ऐसे नहीं बोलना इसको, प्रॉफिट अ पॉन्ड्रा। तो प्रॉफिट अ जो पॉन्ड्रा है, ये जो है क्या है, ये फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश लॉ में इस्तेमाल होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। हमारे पास एक केस लॉ है और वो केस लॉ लैंडमार्क है क्योंकि आने वाले केसेस में उसी से रिलेटेड चीजों को जो है हैंड किया गया। वो क्या केस लॉ है हमारे पास, वो है आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का 1955 का केस। परेशान नहीं होना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे केस, जो भी केस लॉ इस क्लास में डिस्क्राइब किए जाएंगे वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इसीलिए परेशान नहीं होना। अभी मैंने कौन सा केस लॉ बताया, आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1955 का लैंडमार्क केस है। क्यों, क्योंकि इस पे आने वाले केसेस की भूमिका तैयार हुई। अभी कैसे है, इस केस में ये कहा गया कि एक जो पर्सन है जो क्या कर रहा था, लेक झील से मछली पकड़ रहा था, तो क्या माना गया उसको, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो मछली पकड़ने का अधिकार है झील में से, वो कैसा है, वो है इमूवेबल, क्योंकि वो जो झील है, लेक है, वो लैंड से रिलेटेड है और लैंड से रिलेटेड बेनिफिट जो आया वो क्या हुआ, मछली पकड़ने का। तो मछली पकड़ने का अधिकार प्रॉफिट ए पॉन्ड्रे में आता है। और ये बात ध्यान रखना, ये बहुत एग्जाम्स में आता है कि फिशिंग का जो राइट है वो किस में आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कि मूवेबल प्रॉपर्टी में। ध्यान रखना, फिशिंग जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है क्योंकि वो रिलेटेड है लेक से, और लेक कहाँ है, लैंड में, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाग आता है। किस केस में हमने पढ़ा, आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1955 का केस। ऐसा ही एक केस उसके बाद आया था, वो था शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 का केस। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये बताया कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसमें जाकर के पेड़ काटने का अधिकार, वो भी कैसा है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपने कई बार सुना होगा जो पेड़ होते हैं वो क्या आते हैं, स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर होते हैं तो वो क्या हुए, मूवेबल हुए, इमूवेबल नहीं हुए। मैं अभी आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी। अभी आप सिर्फ मेरी इतनी बात समझिए कि अगर एक, क्या बोला इस केस लॉ में, कि अगर एक पर्टिकुलर लैंड पे जाकर पेड़ काटने का अधिकार था, वो अधिकार इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। पहली बात। इसी से रिलेटेड नया एक केस हो रहा है 1972 में, और वो केस था टी.ए. संकुनी वर्सेस बी.जे. फिलिप्स का केस। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये बताया गया कि अगर ये सोच करके पेड़ लगाए जाते हैं कि आने वाले टाइम में सूनर और लेटर, यानी कभी ना कभी तो उनकी कटिंग होगी ही, तो उनको बोला जाएगा स्टैंडिंग टिम्बर, यानी कि वो कैसे आएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, अगर वो फ्रूट बेयरिंग ट्री है तो वो क्या होंगे, वो इमूवेबल में, वो मूवेबल में नहीं आएंगे, इमूवेबल में आएंगे। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, हमको समझना है। पहले केस में हमने पढ़ा आनंद जो हमने पढ़ा है केस आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में, कि अगर झील है, झील में फिशिंग है, तो फिशिंग का अधिकार लैंड पे है। लैंड का क्या मतलब हुआ कि वो क्या हुआ, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो फिशिंग का राइट भी कैसा हुआ, मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। दूसरी तरह इसी चीज को आने वाले टाइम में 1958 के शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहा गया कि अगर एक लैंड पे जाके वहां पेड़ काटने थे, वो राइट की बात हो रही है, वो राइट कैसा है, इमूवेबल है, मूवेबल नहीं है, क्योंकि वो बेनिफिट है अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। फिर उसके बाद हमने तीसरा केस पढ़ा टी.ए. सुनवनी की वर्सेस बी.जे. फिलिप्स, और इसी केस में कहा गया कि अगर किसी लैंड पे पेड़ उगाए जा रहे हैं सोच के कि आने वाले टाइम में इसे काटा जाएगा, और वो पेड़ कैसे है, क्या यूज करने के लिए, स्टैंडिंग टिम्बर है, फ्रूट बेयरिंग ट्री नहीं है, तो वो कैसे हुए हैं, वो कौन सा अधिकार है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिए। इस चीज के साथ में स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है, देखिए स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है कि खड़ी हुई लकड़ी नहीं, मतलब ऐसे पेड़ जिनकी की लकड़ी इस्तेमाल करनी है। किस लिए इस्तेमाल करनी है, हाउस की कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, रिपेयर में, ब्रिजेस में, शिप्स में एक्सेट्रा, यानी जिनको लगाया ही इसीलिए जाता है कि उनकी कटिंग होगी, उनकी लकड़ी का इस्तेमाल होगा, उन्हें स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं।
अभी इसके लिए भी केस है हमारे पास, बहुत अच्छा केस है जिसमें बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया गया है कि स्टैंडिंग टिम्बर होता क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फातिमा बीबी वर्सेस अरफाना बेगम के केस में इस चीज को क्लियर कर दिया कि स्टैंडिंग टिम्बर होता क्या है। उन्होंने बताया कि स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है ऐसे पेड़ जिन्हें लगाया जाता है उनकी लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए, जैसे नीम, पीपल, बरगद, टीक, बैम्बू, ऐसे पेड़। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे पेड़ जिनकी लकड़ी इस्तेमाल करने के लिए नहीं लगाया जाता बल्कि उनके फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फ्रूट्स को इस्तेमाल करने के लिए लगाया जाता है, जैसे मैंगो, जामुन, जैक फ्रूट, या हमारे पास बहुत सारे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है, वो सब किस में आएंगे, इमूवेबल में आएंगे, क्योंकि उनकी रूट्स जो है, उनकी जड़ें जो है धरती में, और उनको लगाया गया है फ्रूट्स के लिए, लकड़ी के लिए नहीं। जब लकड़ी के लिए लगाया जाएगा, टिम्बर के लिए लगाया जाएगा तो वो मूवेबल में आएगा, और जब लकड़ी के लिए नहीं लगाया गया, फ्रूट्स के लिए लगाया गया, वो मूवेबल में आएगा। इस चीज को अगर आप याद रख लेंगे तो आपको स्टैंडिंग टिम्बर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे पास केस लो, हमारे पास फातिमा बीबी वर्सेस अरफाना बेगम का केस है जिसमें ये क्लियर बता दिया गया। ठीक है, अब स्टैंडिंग टिम्बर क्लियर है ना हमारे हमें कि जिनको एक जगह से यानी धरती से, लैंड से हटा दिया जाता है और उसके बाद उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लगाया ही इसीलिए जाता है कि उनकी हमें लकड़ी इस्तेमाल करनी है, इसलिए उनको बोला गया मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल नहीं। जबकि फ्रूट बेयरिंग ट्रीज को फ्रूट्स के लिए लगाया जाता है और अगर एक बार उन्हें अलग कर दिया गया जड़ों से तो वो किसी की उसके नहीं रहेंगे, जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको बोला गया है क्या, लैंड का पार्ट। और इसीलिए जो मैंने अभी आपको केस बताया था जिसमें कहा था कि जहां पर अधिकार है कैसे लैंड पे जाकर के वहां के ट्रीज को कट करने का, उसको हमने इमूवेबल बोला है, मूवेबल राइट नहीं बोला। अधिकार को लैंड पे जाने को, पेड़ को काटने का इमूवेबल, ना पेड़ काटने का, किस लिए काटने का, स्टैंडिंग टिम्बर के लिए, तो वो होता मूवेबल। तो आई होप अभी आपको क्लियर होगी ये चीज, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना क्योंकि एग्जाम्स में यही चीजें आपको घुमा देंगी। फिर आता है अभी लैंड समझ में आ गया, प्रॉफिट ऑफ बाउंड्री का समझ में आ गया, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड को उन्होंने बोला थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। अब थिंग्स रूटेड इन द अर्थ का मतलब पेड़ होंगे यहाँ पे, कौन से, फ्रूट बेयरिंग ट्री, जैसे मैंने अभी बताया जिनकी जड़ें पेड़ में होंगी और जिनकी रूट जड़ें धरती में है, उनको बोला गया बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। और वो कैसे आते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, क्योंकि जनरल क्लॉज किस चीज के बारे में बात करें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, लैंड आता है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड आता है, बेनिफिट्स में भी थिंग्स रूटेड इन द अर्थ है, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, यानी कि थिंग्स को जो कि चीजें हैं उन्हें बनाया गया है अर्थ की सरफेस के अंदर तक, अपर सरफेस भी नहीं है, कहां पर है, एम्बेडेड है, यानी कि सरफेस के अंदर है, जैसे कि दीवारें, बिल्डिंग। जब भी एक दीवार बनती है या बिल्डिंग बनती है, घर बनता है, कैसे बनता है, नींव खुदती है और उसके बाद में जाके वो दीवार खड़ी होती है, तो यानी अपर सरफेस से नहीं है, वो नीचे से है धरती के। तो जब धरती के लैंड के नीचे से आती है तो वो क्या हुआ, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ क्या हो जाएगी, क्या हो जाएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और तीसरी चीज उन्होंने बोली, हमारे पास एक पहली चीज ये है बेनिफिट्स में, दूसरी चीज ये है और तीसरी चीज हमारे पास ये है थिंग्स फास्टेन टू थिंग्स एम्बेडेड फॉर इट्स परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, यानी कि जो एम्बेडेड चीजें ये थी ना, इनके साथ जो चीजें जुड़ी होंगी, फास्ट होंगी, अटैच्ड होंगी इनके एंजॉयमेंट के लिए, जैसे घर है तो दरवाजे जरूरी हैं, खिड़कियां जरूरी हैं, छत जरूरी है, तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारी हुई हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर डेफिनेशन में, इसी डेफिनेशन में ये भी एक्सप्लेन किया गया कि अगर कोई डेकोरेटिव आइटम है, जैसे कुछ भी हम झूमर लगा दें, तो वो सारी चीजें इसके अंदर नहीं आती हैं, वो इमूवेबल में नहीं आती क्योंकि वो डेकोरेटिव आइटम्स है और वो जरूरी नहीं है। जो जरूरी है इनके परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए, उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया, मूवेबल नहीं माना गया। तो आई होप अभी आपको ये क्लियर होगा और हमें समझ में आ गया कि टीपी क्या बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें, क्योंकि उन्हें तो काटना है, उगाना ही इसीलिए है कि उन्हें काटना है, ठीक है, और ग्रास, घास, वो भी इसीलिए उग रही है कि उन्हें काटना है। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं, मूवेबल में, और बाकी सारी चीजें हमारे पास इमूवेबल में। तीसरी डेफिनेशन सेक्शन 2 की क्लॉज 6 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, इसमें जो बताया गया ना वो इन दोनों का ही मिक्सचर है, उन दोनों को ब्लेंड किया हुआ है। क्या बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट्स टू वे। अब ये देखना, राइट्स टू वे, लाइट, ये सारी चीजें क्या है, इजमेंट्री राइट होते हैं, तो वो भी क्या हुए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो राइट्स टू वे और एनी अदर बेनिफिट ऑफ लैंड, कोई और बेनिफिट है जो लैंड से रिलेटेड है, और थिंग्स रूटेड और थिंग्स एम्बेडेड इन दैट और थिंग्स फास्टेन टू द थिंग, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड डेफिनेशन में।
और डजंट इंक्लूड, ये भी कहा गया इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। इस डेफिनेशन में ये भी बताया गया। तो ये सब डेफिनेशन है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। केस लॉ भी पता चल गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी पता चल गई। अभी कंफ्यूजन मत करना दिमाग में अपने कि क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक चीज और मैं बताऊंगी एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि एग्जाम में जुडिशियल एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है कि प्रॉफिट ए पॉन्ड्रे क्या है, इमूवेबल या मूवेबल। हमें समझ में आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आपसे पूछा जाए पेटेंट का राइट या कॉपीराइट का राइट, ये क्या है, ये क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? तो ध्यान रखिएगा ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल नहीं। राइट टू वर्शिप पूछा जाता है, पूजा करने का अधिकार, वो कोई लैंड से रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए वो भी मूवेबल में आया। कोई प्रॉपर्टी से लैंड है, कोई जमीन है, उससे रिलेटेड तो नहीं है ना, उससे उसी अटैच तो नहीं है, इसलिए वो किस में आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है। राइट टू वर्शिप मूवेबल में, कॉपीराइट पेटेंट मूवेबल में, ट्रेडमार्क मूवेबल में, और इमूवेबल में हमने क्या पढ़ा, प्रॉफिट अपॉन रेट इमूवेबल में आते हैं। जलकार राइट्स यानी जैसे कि तहाबाजारी राइट, यानी जो गांव में जो बाजार लगते हैं उनमें टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, ये कैसे आता है, ये भी इमूवेबल में आता है, क्योंकि किसी लैंड पे बाजार लग रहा है और वो उसी से रिलेटेड बेनिफिट आपको मिल गया। जैसे मेले में दुकानें लगती हैं तो वहां पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो भी किस में आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट आता है। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा। और विद दिस नोट आई एंड दिस क्लास एंड do not forget to subscribe and share. Thank you so much. Have a nice day. Keep learning and keep smiling.